स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके नेक्स्ट चैप्टर का जो सेकंड पेज नंबर है, पेज नंबर 36, चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 36, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। कल हमने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी, मैरी की स्टोरी, जो फर्स्ट टाइम अपने लाइब्रेरी में जाती है और उस लाइब्रेरी में जाने के बाद अपने लाइब्रेरी को अपने क्लासरूम से वो बहुत ही बड़े एक आकार में पाती है। उसका जो क्लासरूम होता है वो उसका जो लाइब्रेरी होता है वो उसके क्लासरूम से कहीं बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और इसके बाद वो ये भी देखती है कि जो लाइब्रेरी है वो पूरी बुक्स से भरी हुई है। वहाँ पे इतने कबर्ड्स हैं, जो भी स्लैब्स हैं वहाँ पे अच्छे अच्छे बुक्स पड़े हुए हैं। और एक कॉर्नर में एक बहुत ही पुरानी धार्मिक पुस्तक जो रखी हुई है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था, जो कि वेद्स थे हमारे। तो हमारे जो 4 वेद्स थे, इसको भी हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। तो चलिए इसको आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की जो हेडिंग है हमारी, संस्कृत एंड द अदर लैंग्वेजेस। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी ऋग्वेद है, जो हमारा सबसे पुराना वेद जो ऋग्वेद है, वो एक वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। जैसे कि आप लोग अपनी संस्कृत की बुक पढ़ते हैं, वो लैंग्वेज नहीं है उसका, बल्कि जो ऋग्वेद लिखी गई है वो एक वैदिक संस्कृत में लिखी गई है, जिसको पढ़ पाना बहुत ही क्या है, कठिन है, ठीक है। तो संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस जो हैं, जो कि ऋग्वेद में हैं, उनके बारे में हम लोग आइए इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस पैराग्राफ को। संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नो एज इंडो यूरोपियन। देखिए जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन की फैमिलियर लैंग्वेज है, यानी जो संस्कृत भाषा है वो इंडो यूनानी जो हुआ करते थे उनकी ये अपनी पारिवारिक भाषा है, यानी ये उनकी भाषा है, उनकी मातृभाषा है। सम इंडियंस लैंग्वेज सच एज द आसामीज़। अगर हम कुछ और भारतीय भाषाओं की बात करें, जैसे कि आसामी है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है और जो सिंधी है। एशियन लैंग्वेज सच एज द, और कुछ एशियन लैंग्वेज भी हैं, जैसे कि पर्शियन, जैसे कि मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, सच एज द इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक है, इटालियन है एंड स्पेनिश है, ठीक है। बिलोंग टू दिस फैमिली, मतलब ये सब जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे बोले जाते हैं वहाँ वहाँ के लोगों से ये जो भाषाएं हैं वो बिलोंग करती हैं। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड इन कॉमन, ठीक है। और ये जो सारे हमारे जो हमने आप लोग को एक लैंग्वेज बताया ना, जितने भी लैंग्वेज बताएं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो स्पेनिश हो, जो भी लैंग्वेज हो, ये सब अपने आप में क्या है, एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे से सभी फैमिलियर है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ जो शब्द है वो कॉमन है। क्या है, देखिए टेक द वर्ड मत्र, ठीक है। मत्र संस्कृत का वर्ड है मत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं माँ, यानी मात्र जो है, टेक द वर्ड मात्र, संस्कृत में इसको मात्र बोलते हैं और हिंदी में उसी को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं। और इंग्लिश में उसी माँ को क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं। तो देखिए ये जो MAMO, ये जो कुछ कॉमन जो वर्ड्स हैं ना, शब्द जो हैं, वो हर एक भाषा से मिल रहे हैं। जैसे कि देखिए संस्कृत में मात्र है तो हिंदी में उसी को माँ बोलते हैं और इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं। तो ये सब में, इन सारे लैंग्वेज में कुछ न कुछ कॉमन चीज़ें हैं। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज़, क्या आपने इन तीनों शब्दों में कुछ सिमिलरिटी देखा जो मैंने अभी आप लोग को बताया। अदर लैंग्वेज यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़। और भी ऐसी भाषाएं थी, अलग अलग परिवार में बोली जाने वाली भाषा, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती थी। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बत बर्मन फैमिली, यानी कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ ईस्ट हिस्से में रहा करते थे वो तिब्बतन बर्मन फैमिली से बिलोंग करते थे, तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करते थे। वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड द मलयालम, ठीक है, इस भाषाओं से जो बिलोंग करते थे उसको द्रविड़ फैमिली कहा जाता था, ठीक है ना। यानी तमिल नॉर्थ ईस्ट से जो बिलोंग करते थे, यानी जो भाषा नॉर्थ ईस्ट हिस्से में बोली जा रही है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, उनको तिबेटो बर्मन फैमिली कहा जा रहा है। और जो हमारे द्रविड़ फैमिली है, जो कि ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये बोलती है भाषा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रविड़ फैमिली के नाम से जानते हैं।
एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द झारखंड, और वो भाषा जो झारखंड में बोली जा रही है, एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, और जो मध्य भारत में बोली जा रही है, बिलोंग टू द एस्ट्रो एसिटिक फैमिली। तो ये भाषा हमारे एस्ट्रो एसिटिक फैमिली से बिलोंग करती है, ये एक नाम है, ठीक है। चलिए, ये पैराग्राफ मैंने कल पढ़ा दिया था द बुक वाला। अब नेक्स्ट है द हाउ हिस्ट्रीज स्टडी द ऋग्वेद, हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। जो हिस्टोरियंस है, जो ऐतिहासिककार है, उन्होंने ऋग्वेद को कैसे पढ़ा है। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, अगर हम हिस्टोरियन ऐतिहासिककारों में बात करें तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट खगोलविद जो हैं, जो होता है ना, जो चीज़ों की खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो चीज़ों को बनाते हैं, आर्किटेक्चर्स जैसे, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। इन आर्कियोलॉजिस्ट ने, यानी खोजकर्ता ये जो हैं, इन्होंने पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया है। बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन दे एग्जामिन रिटन सोर्स एज वेल। यहाँ तक कि जो भी चीज़ें इनको उन पास्ट से मिली हैं, उन चीज़ों को इन्होंने, मटेरियल्स जो भी मिले हैं उनको एग्जामिन किया है, और उनके सोर्स को भी इसके साथ साथ बताया है कि इस सोर्स से ये चीज़ें मिली हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। आइए देखते हैं कि इन हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद को कैसे पढ़ा, जो कि पढ़ना इतना कठिन था। सम ऑफ द हाइम इन द ऋग्वेद, अगर हम ऋग्वेद के कुछ हाइम्स की बात करें, कुछ श्लोक्स की बात करें, आर इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग्स, तो ये कुछ डायलॉग के फॉर्म में है। दिस इज़ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, इसी में से एक पार्ट है जो आगे अभी हम आप लोग को बताएंगे। एक डायलॉग है बिटवीन सेज नेम्ड विश्वामित्र। विश्वामित्र जो एक संत हैं, साधु हैं, उनके और टू रिवर्स, और दो नदियों के बीच की एक वार्ता है, ऋग्वेद से लिया गया कुछ डायलॉग है जो अभी आप लोग को मैं बताऊंगी। और उन दो नदियों का क्या नाम है, बिन्स एंड सतलज। बिन्स और सतलज नदियां हैं। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेज, और इन नदियों को ऋग्वेद में एक देवी के समान पूजा जाता है, जैसे हम लोग गंगा नदी को पूजते हैं ना, वैसे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक पेज है, ये संस्कृत है, आपको समझ में आ रहा है कुछ नहीं। अ पेज फ्रॉम अ मैनोस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद, एक ऋग्वेद का मैनोस्क्रिप्ट हस्तलिपि है जो आपके सामने रखा गया है। दिस मैनोस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन द बिर्च बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर, यानी कश्मीर का जो एक पौधा है बिर्च का, जहाँ से उसका एक पत्ता मिला, उन पत्तों पर लिखा गया है ये एक मैनोस्क्रिप्ट। अबाउट 150 ईयर्स एगो, लगभग 150 वर्ष पहले। It was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda as well as English translation। और ये जो ऋग्वेद लिखी गई है, इस लैंग्वेज में लिखी गई है, और इस ऋग्वेद को इसके साथ साथ इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। एंड इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी ऑफ द पुणे महाराष्ट्र। और अब इस इंग्लिश वाले बुक को भी और ये ऋग्वेद को दोनों को कहाँ पे रखा गया है, महाराष्ट्र के पुणे लाइब्रेरी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो मैंने अभी आप लोगों को कोटेशन बताया ना कि दो नदियों और एक विश्वामित्र के बीच का जो कोटेशन है उसको देखते हैं। विश्वामित्र एंड द रीडर। विश्वामित्र, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्स। विश्वामित्र कहते हैं, ओ नदी, तुम उस पहाड़ी से उतर करके ऐसे आओ, जैसे कि उस माउंटेन से उतर करके ऐसे आओ जैसे कि दो घोड़े उतर रहे हों, सफ़ेद घोड़े उतर रहे हों। लाइक यू शाइनिंग काऊ दैट लिक देयर कॉल्व्स, और उन चमकते हुए गायों के जैसे आओ जो अपने बछड़ों को क्या करती हैं, प्रेम करती हैं। आपने देखा जब भी कोई जानवर होता है तो अपने छोटे बच्चे को कैसे प्यार से वो क्या करता है, चाटता है ना उसको, तो उसको क्या करता है, लिक करता है। तो उसी तरह से यानी ये जो दो नदियां हैं उनकी तुलना किससे कर रहे हैं, ये उन दो घोड़ों से और उस गाय के बच्चे से, गाय से कर रहे हैं। यानी कि उस समय में ऋग्वेद में इन घोड़ों को और गायों को क्या समझा जाता है, बहुत ही पुण्य समझा जा रहा है। तो अभी तो वो किसी देवी की तुलना किसी से कर रहे हैं ना, इनसे कर रहे हैं। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, यू कहाँ गया, हाँ, यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, कहाँ गया जी, हाँ, दो द पावर ऑफ इंद्र, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट द वन अनदर। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि
कह रही हैं यहाँ पे, you move like chariots to see though the power of इंद्र। यहाँ पे कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि इंद्र द्वारा दी हुई जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों से भरा हुआ जो तुम्हारा रथ है, उस रथ की गति से तुम सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। कौन बोलते हैं? विश्वामित्र उन दोनों नदियों को बोलते हैं। उनकी जो बहने की अदा है, उस बहने के उसके तरीक़ों को देख करके विश्वामित्र बोलते हैं। तब रिवर बोलती है, वी who are full of water move along the path the God have made for us. Once we start following, we cannot be stopped. Why do you pray to us? O says. नदियाँ कहती हैं कि हम जल से परिपूर्ण हैं और हम देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर ही चलती हैं। एक बार जब हम अपने रास्ते पे चल देती हैं तो हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम अपनी प्रार्थना करके, ऐसे प्रार्थना करके हमें क्यों रोकना चाहते हो? नदियाँ पूछती हैं। फिर विश्वामित्र बोलते हैं, ओ सिस्टर, हे बहनों, प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बातों को तो सुनो, मेरी बातों को सुनो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। द सिंगर हु हैज़ केम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद द चैरियट्स एंड द कार्ट्स, लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आवर एक्सेल सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना तुम सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, ठीक है। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ। कहने का मतलब है उन दो नदियों को पार कर रहे हैं और उन नदियों को पार करते हुए उनसे कहते हैं कि तुम्हारा जो जल है, हे नदी, हे बहनों, अपने जल को शांत रखो ताकि हम आसानी से इस रास्ते को क्या कर जाएं, पार कर जाएं। फिर रिवर बोलती है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे जिससे कि आप सुरक्षित उस पार जा सकें। नदियाँ ऐसा बोलती हैं। अब देखिए, ये जो कन्वर्सेशन था आपने देखा विश्वामित्र टू रिवर्स के बीच। नाउ हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट द हाइम वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर द रिवर फ्लो। इतिहासकार हमें यह बताना चाहता है कि ये रचना उस क्षेत्र में की गई है जहाँ पर ये दोनों नदियाँ बह रही हैं। तभी तो विश्वामित्र उन दोनों नदियों से बात कर रहे होंगे। They also suggest that the seers live in a society where horses and cow were valued animal। और ये लाइन्स हमको ये भी बताती है कि ये जो ऋषि हैं उन क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है। तभी तो वो भगवान देवियों से उनकी तुलना कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई द रिवर वाज कंपेयर टू द हॉर्स एंड। और यही रीज़न है कि नदियों और गायों की तुलना, घोड़ों और गायों की तुलना उन दोनों नदियों से की जा रही है। Now do you think chariots were also important? अब आपको क्या लगता है कि रथ भी बहुत महत्वपूर्ण थे ना उस समय में? Give reason of your answer and read the verse and find out are the modes of the transport that are the maintained। इस स्टोरी को पढ़िए और बताइए, प्रार्थना करिए कि पंक्ति, जो प्रार्थना की पंक्तियां हैं उनको दोबारा पढ़ करके ये बताइए कि उसमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। तो रथ का ही उल्लेख किया गया है, उसमें कार्ट का ही उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। अदर रिवर स्पेशली द इंडस एंड द इट्स अदर ट्रिब्यूटरी। और भी जो नदियां हैं जैसे कि इंडस नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं एंड और जो सरस्वती नदी है आर आल्सो नेम्ड इन हाइम। ये जो श्लोक है इसमें ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों का भी, खासकर सरस्वती, सिंधु और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनका भी जिक्र किया गया है। द गंगा एंड द यमुना आर द नेम्ड ओनली वन टाइम। लेकिन ऋग्वेद में गंगा और यमुना का नाम सिर्फ एक बार ही आता है। नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होगा कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियोट्स। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों। कहाँ गया?